हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि इन चारों में से कौन सा है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी नहीं देता है जिसकी। और बस चार ऑप्शन है। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, क्या पूरी कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, उसका फ्रीडम। बी है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि आप असेंबल हो सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं बिना कोई हथियार के। फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री, या फिर आप कहीं भी इसमें देश में कोई सी भी प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। या फिर फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, या फिर आप कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या है? सी। जो फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी नहीं देता है इसकी। ठीक है, बाकी इन तीनों की गारंटी देता है, खाली सी की गारंटी नहीं देता है। आगे चलते हैं अब हम। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर द प्राइमेसी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ओवर द डिडक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो कौन से कोर्ट केस में फंडामेंटल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ऊपर आते हैं। तो ये कौन से कोर्ट केस में कहा था? बस चार ऑप्शन है। गोलकनाथ केस, केशवनाथ भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, या फिर ऊपर सभी। ऊपर जो दिए गए हैं उनमें सभी में। हमारा आंसर क्या है? ए। गोलकनाथ केस में क्या था ये? गोलकनाथ केस में कहा था ये। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। तो इन चारों में से कौन से राइट्स हैं जो कि नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं? ठीक है, यानी फॉरेनर्स को भी मिलते हैं। तो बस चार ऑप्शन है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, या फिर फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। हमारे पास चार ऑप्शन आ गए हैं, तो हमारा आंसर क्या है? बी, फ्रीडम टू स्पीच। राइट टू फ्रीडम टू स्पीच जो है मतलब कि वो कुछ भी कैसे भी बोल सकता है, जो फॉरेनर्स को भी राइट होता है कि अब जो चाहे वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कौन सा है जो कि ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है? ठीक है, तो हम चारों को देखते हैं अब। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, या फिर राइट टू हाउसिंग। हमारा आंसर क्या है? राइट टू एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट भी होता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन, वर्क और हाउसिंग ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन सा इन चारों में से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है अपनी? तो हम देखते हैं इन चारों को। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती है, टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस। ठीक है, तो आंसर तो हमारा ए हो गया। बाकी देख लेते हैं बी सी डी जो है फिर वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो उनको एक बार देख लेते हैं अपन। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी। और टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्टेड आइडियल्स, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है अपनी। ठीक है, हमारी कौन सी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, कि अगर आप पब्लिक इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होती अपनी। ठीक है, पब्लिक इलेक्शन में वोट करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आगे चलते हैं अपन। अ गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन द। तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो फेडरल या यूनिटरी कैसे होती है, किस बेसिस पे होती है? वो किन दो चीज के रिलेशन के बेसिस पे होती है? हमारे पास चार ऑप्शन है। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर्स एंड स्टेट, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्टेट्स। हमारा आंसर क्या है? बी, सेंटर एंड स्टेट। जो सेंटर और स्टेट्स के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उसके बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट फेडरल या यूनिटरी मानी जाती है। ठीक है, फेडरल जब मानी जाती है जब स्टेट्स की पावर सेंटर से ज्यादा होती है, और यूनिटरी जब मानी जाती है जब सेंटर की पावर स्टेट से ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। रिगार्डिंग क्वालिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो हमारा है राइट, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्शंस किस केसेस में देता है, यानी कि किन केसेस में हमको इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं मिलती है? तो बस चार ऑप्शंस हैं। द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर के केस में,
बी है फॉरेन सोवरेंस ओनली, कि बाहर के जो राजा वगैरह होते हैं उनके केस में। द प्रेसिडेंट्स ओनली, कि खाली बाहर के प्रेसिडेंट्स के केसेस में। या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? ए, प्रेसिडेंट और अ गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के केसेस में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, जो प्रेस की सेंसरशिप है वो है ए इज प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उस पर रोक लगाई जा सकती है, रोक लगी हुई है। बी हैज टू बी जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, कि उसको आप खुद अपने आधार पर चेक कीजिए कि वो रीजनेबल है कि नहीं है। सी है इन इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेंशन्ड इन आर्टिकल 19, कि आर्टिकल 19 में जो प्रेस को फ्रीडम मिला है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है ये। या फिर डी है इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर ये आर्टिकल 31 के कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या है? बी हैज टू बी जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, कि सेंसरशिप ऑफ द प्रेस जो है वो किस बेसिस पे होती है, कि अगर कुछ रीजनेबल नहीं लग रहा है हमको, जो कि नहीं देना चाहिए प्रेस में या न्यूज़पेपर्स में, तो हमको वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो हैज टू बी जज ऑन द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। आगे चलते हैं अब अपन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर रेस्ट्रिक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है हमारा, उसको हम हटा सकते हैं, लेकिन किन ग्राउंड्स पे, किन चीजों की वजह से हटा सकते हैं हम उनको? तो बस 4 है स्टेटमेंट्स। पहला है डिफेमेशन, यानी कोई जानबूझकर अगर बुरा भला कहता है किसी और को, बुरा भला, या फिर अपन कह सकते हैं कि उसको डिफेम करता है। ठीक है ना। सेकंड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या फिर कोई कोर्ट में गलत तरीके से बातचीत करता है या कोर्ट की अवहेलना करता है। तीसरा है प्रोटेक्टिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब, कि अपन ये कर सकते हैं जब अपन कोई शेड्यूल्ड ट्राइब होती है एसटी, उसकी सुरक्षा करने के लिए। और फिर फोर्थ है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, या फिर हम फॉरेन स्टेट जो है उनसे फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए कर सकते हैं ये चीज। तो हमारा आंसर सही कौन से है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, या फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। तो हमारा आंसर क्या है? क्योंकि फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। तो प्रोटेक्टिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको स्पीच और एक्सप्रेशन में, फ्रीडम में अब बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है, बाकी डिफेमेशन के टाइम पे आप कर सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के टाइम पे आप कर सकते हो, और फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स के टाइम पे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स चिल्ड्रन, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वो चिल्ड्रन को किस चीज के लिए रोकता है, बच्चों को? पहला है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन फैमिली बिजनेस, कि 14 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं, जो छोटे बच्चे जो हैं, वो फैमिली बिजनेस में काम नहीं कर सकते। बी है बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस ऑक्यूपेशन, कि 14 साल से कम के बच्चे कोई हजार्डस ऑक्यूपेशन, यानी कि जिसमें उनका जान को खतरा हो सकता है, ऐसे कोई काम नहीं कर सकते हैं। सी है बिलो 14 ईयर्स फ्रॉम वर्किंग ऑन फैमिली फार्म्स, कि 14 साल से छोटे वाले बच्चे जो होते हैं वो उनके घर के जो खेत खलियान है उनमें काम नहीं कर सकते हैं। या फिर डूइंग ऑल अबव, या फिर ऊपर की सारी चीजों के लिए नहीं कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या है? बी, ऐसी कोई जगह पे वो काम नहीं कर सकते हैं जहाँ पे उनकी जान को खतरा हो, 14 साल से कम के बच्चे। ठीक है, फैमिली बिजनेस में भी कर सकते हैं वो, और खेतों में भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।